हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको सॉल्व करने से हमारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो। और मैथ तो पूरी न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल, जिसमें अपन देखेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से। सबसे पहले मैं फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। और हाँ, सबसे अच्छा बेनिफिट होता है न्यूमेरिकल लगाने का कि यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस चैप्टर में यूज़ हुए फॉर्मूले भी बड़े आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन, जिसमें अपन एकदम जीरो लेवल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा बोल के और उसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाता है तो वो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है और मैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट आप लोग। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज 2 एंगस्ट्रॉम, what will be its momentum। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक मूविंग पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, उस मूविंग पार्टिकल की आपको क्या दी है, वेवलेंथ दी है 2 एंगस्ट्रॉम। आपको फाइंड करना है उसका मोमेंटम। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पूरा अपन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं वो सारे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वो पढ़ा था आपने एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आपने क्या पढ़ा था, एच न्यू, या फिर आपने पढ़ा था इसी को SC अपॉन में लेमडा, जहाँ लेमडा होती थी वेवलेंथ एंड न्यू होती थी फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी होती थी वो मैक्सिमम होती थी एंड जो वेवलेंथ होती थी वो मिनिमम होती थी। ठीक है, वेयर लेमडा, ये H तुम्हारा क्या होता था, H होता था प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये आप सब लोग ने पढ़ा हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी अपन जानते हैं 6.63 × 10⁻⁻34 यूनिट। बोलिए जल्दी से, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये है हमारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। सेकंड फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था इसी के अंदर, वो हमने पढ़ा था जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था। कौन सा हाइपोथेसिस दिया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है एंड वेव नेचर भी शो करती है। ये वाली इक्वेशन दी थी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बराबर होती है H अपॉन में P के। ये चीज़ आपने देखा है। तो यहाँ पे अगर अपन लेमडा की बात करें तो लेमडा शो करता था वेव नेचर को। किसको शो करता था, वेव नेचर को शो करता था। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो मोमेंटम किसको शो करता था, मोमेंटम क्या है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप जाके हमारे चैनल पे उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, तो मज़ा आएगी थोड़ा सा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन लगाने में ऑटोमेटिक मज़ा आएगी, क्योंकि ये क्या होता है, किसी भी चैप्टर का कंक्लूजन पार्ट होता है, निचोड़ होता है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब अपन अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें इसी के अंदर, तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था यहाँ पर मैटर वेव से रिलेटेड। ठीक है, मैटर वेव से रिलेटेड अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में mv। क्या ये पढ़ा था, ये कहाँ से आया था, इसी डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से आया था। उसने बस ये बोला था अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, मूव करता है तो उसके साथ उसकी क्या एसोसिएट होती है, वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को, ठीक है, बेस मानते हुए कई सारे फॉर्मूले प्रूव हुए थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेके।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखें तो वो आती थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ये आपको नोट नहीं करना, ये तो मैं सब करा चुका हूँ ना, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आती थी। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए लिखें तो वो क्या आती थी हमारी h अपॉन अंडर रूट में 3m/kT, ये आती थी, जहाँ के क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। अगर अपन बात करें किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो कितना आता था 12.27 अपॉन में अंडर रूट v, जहाँ v क्या होता था, पोटेंशियल होता था। अगर अपन बात करें यहाँ पर किसी भी पार्टिकल्स का पोटेंशियल अपन को दिया हुआ है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो वो होती थी h अपॉन अंडर रूट में 2m/QE। अगर हमको किसी पार्टिकल का पोटेंशियल पता हो, उस पर चार्ज पता हो और उसका मास पता हो तो हम क्या उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा वर्क फंक्शन का, वो क्या होता था, वो मिनिमम एनर्जी होती थी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट आपने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एस सी अपॉन में लैम्डा नॉट पढ़ा था। वेयर न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट क्या होती थी, ठीक है, न्यू नॉट होती थी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट होती थी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, इनसे कई सारे फॉर्मूले भी बने हमारे जो अपन ने पढ़े हुए थे, लेकिन हम लोग बेसिक पढ़े। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोई पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, जिसकी वेवलेंथ अपन को इतनी दी हुई है, तो अपन को फाइंड करना है उसका मोमेंटम। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा कि मोमेंटम एंड लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो हमको वेवलेंथ दी हुई है 2 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे पुट करेंगे अपन 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखिए ये जूल में है एंड ये एंगस्ट्रॉम में है, तो क्या हमको इसकी वेवलेंथ को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 2 इंटू 10⁻10 कर दें तो क्या ये मीटर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर अपन जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाता है 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 10⁻10। अब ये जब माइनस का 10 ऊपर जाता है तो ये हो जाता है प्लस का 10, और यहाँ से जो आंसर आता है वो आता है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, यानी कि आता है अपन का आंसर 3.315 इंटू 10 टू द पावर, ये प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, आ जाएगा माइनस का 24। और ये क्या है हमारा मोमेंटम है, ये मोमेंटम आता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड इसमें आता है, ठीक है, अपन का मोमेंटम। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसको आता है फॉर्मूला ही बेस्ड अभी मैं कराऊंगा, जिसको आता है वो करेगा, जिसको नहीं आता है वो बोर्ड पे देखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन of 300 angstrom wavelength in electron volt, of 300 angstrom wavelength in electron volt। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी वो किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। आपको एनर्जी बतानी है किसी एक्सरे फोटोन की जिसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है जल्दी से बोलिए, 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो उसकी एनर्जी बतानी है वो किस में बतानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपन को एक सीधा सा फॉर्मूला पता है ना, अपन ने प्रूफ करवाया था। देखिए अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है एच न्यू या फिर एच सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है। ये जो एनर्जी अपन की आती थी ये किस में आती थी, जूल में। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना होता था तो यहाँ पर हम h की वैल्यू रखते थे, c क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू, एंड अगर लैम्डा
एंगस्ट्रॉम में रख के उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करते थे, तब हमारी जो एनर्जी आती थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती थी। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखनी होती थी तो उसका अपन ने डायरेक्ट प्रूफ भी करवाया था। उसकी एनर्जी आती है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, यानी अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो और उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी हो, फाइंड करनी हो, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और तुरंत से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाक से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए लैम्डा अपन को एंगस्ट्रॉम में दिया है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी 12,400 अपॉन में 300 जब करेंगे तो ये जो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 बचा 0.33। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 43.33, ये किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये आ गई अपन की एनर्जी। बात समझ में आ रही है? फटाक से करिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और वो क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप करेंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। अब देखिए मैटर वेव की बात कर दिया। ठीक है, मैटर वेव का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है। ठीक है, ये होता है मैटर वेव का फॉर्मूला, अभी अपन ने देखा था। क्वेश्चन लिखिए, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज 1 एंगस्ट्रॉम, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल की वेवलेंथ दी हुई है, जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है उसका मोमेंटम आपको फाइंड करना है। तो मोमेंटम क्या होता था, mv होता था, तो mv की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेवलेंथ दी है 1 एंगस्ट्रॉम, जल्दी से आप लोग फाइंड करिए इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपके लिए है, ये आप ही करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है। आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसको फटाक से सॉल्व कर ही लिया होगा अब तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज, द वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट वेदर फोटोन ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट वेदर फोटोन ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम will able to emit photoelectron from the surface of it, will able to emit photoelectron of the surface, on the surface of it। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, कोई आपको सरफेस दिया हुआ है, मेटल सरफेस दी हुई है, इसका नाम है रेडियम। ठीक है, आपको रेडियम की एक सरफेस दी हुई है जिसका वर्क फंक्शन यानी फाई की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रेडियम में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए ज़रूरी है। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है एक वेवलेंथ की लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम। आपसे बोल रहा अगर इस वेवलेंथ की लाइट हम रेडियम पर गिराते हैं, रेडियम की सरफेस पे गिराते हैं, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो मैंने क्या बताया, अभी एक बात बताई कि अगर वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी रेडियम मतलब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए ज़रूरी होती है। तो मैं ऐसा एक कंडीशन, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो एनर्जी इस वेवलेंथ से जो एनर्जी आएगी, ठीक है, जो एनर्जी आएगी फोटोन की, अगर वो ग्रेटर देन होगी वर्क फंक्शन के, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक चीज़ अगर इक्वल टू भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ग्रेटर होगी तो होगा एमिशन, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अपन, सबसे पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैम्डा अपन को दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फॉर्मूला जानते हैं, Sc अपॉन में लैम्डा।
या फिर एच न्यू। तो फ्रिक्वेंसी अपन को दी नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ये एनर्जी जो आएगी जूल में आएगी। अब देखिए अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो एनर्जी भी हमको क्या रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए ये सारी बातें आपको सोचना पड़ेगा, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एनर्जी किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर जो ये रखेंगे, ठीक है, एनर्जी जो हम लोग फोटोन की निकालेंगे, जो लाइट हम लोग गिरा रहे हैं, ठीक है, उसकी भी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने जूल में निकाल दिया तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करने से अच्छा हमने जो डायरेक्ट रिजल्ट बताया है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट से एनर्जी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पेपर में अपना टाइम भी बचा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 12,400, लैम्डा दिया है एंगस्ट्रॉम में तो ये हो जाएगा 7,000। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा, ये 17 1 जा 70, क्योंकि देखो 70 का अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 7 बार में जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगी। जो एनर्जी आती है वो कितनी आ जाती है, 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को अपनी फास्ट करना है। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, ताकि आप पेपर में क्या कर सकें, अच्छे से कर सकें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कैलकुलेशन करेंगे और भी मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ से एनर्जी आ जाती है 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से जो हमने वर्क फंक्शन देखा वो कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप हमें ये बताइए, जो ये वेवलेंथ की लाइट हम गिरा रहे हैं इसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है कि कम है, जल्दी से बताइए। 1.76 बड़ा होता है या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा होता है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पॉइंट आ गया, पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 1.76 जो है वो 2 और 1.1 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी इज़ लेस देन वर्क फंक्शन, यानी एनर्जी क्या हो गई, वर्क फंक्शन से छोटी हो गई, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ लेस देन वर्क फंक्शन देन, सो यहाँ पे लिखेंगे सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट फ्रॉम द रेडियम सरफेस। ठीक है, बात समझ में आती है, ये आंसर समझ में आ गया आपको? तो नोट करना, वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट from a monochromatic light source of 25 watt emitting photon of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको पावर दिया हुआ है, कोई सोर्स है जिसकी पावर है कितनी, 25 वाट, और उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी दी हुई है, 6000 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है जब ये किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिरते हैं। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है वो भी तो पता कर सकते हैं। अगर हमको पावर दिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं अपन, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, ये तो जानते हैं ना। पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। ये जब हमने इंटेंसिटी का पढ़ाया था तो उसमें बात की थी। अब देखिए पावर, अगर हम लोग बात करें एनर्जी पर सेकेंड की, तो मैं टाइम को क्या ले सकता हूँ, 1 सेकेंड ले सकता हूँ। अगर मैं 1 सेकेंड की एनर्जी की बात करूं तो मैं टाइम को क्या ले सकता हूं, 1 सेकेंड। अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड लूँगा तो जो पावर होगी वो एनर्जी के बराबर होगी। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो लाइट गिर रही है उस लाइट की एनर्जी क्या है, 25 वाट। उस लाइट की एनर्जी क्या है, 25 वाट है। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अपन जानते हैं अगर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है हमारा Hc अपॉन में लैम्डा, तो अपन ये नहीं बोल सकते अगर इस मेटल सरफेस पे पर सेकेंड n फोटोन गिर रहे हैं तो उन n फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है, उन n फोटोन की एनर्जी होगी NSc अपॉन में लैम्डा। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई साहब, अगर 1 फोटोन की एनर्जी Hc अपॉन में लैम्डा तो n फोटोन की एनर्जी n से मल्टीप्लाई कर दो,
NSC अपॉन में लैम्डा, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। अब यहाँ से अपन बात करेंगे तो एनर्जी अपन को गिवन है, h की वैल्यू अपन जानते हैं, c की वैल्यू भी जानते हैं, लैम्डा भी अपन को गिवन है। तो क्या आप नंबर ऑफ फोटोन नहीं निकाल सकते? तो स्मॉल n की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आएगा एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन में h इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू रखी है 25 इंटू 6000, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ना। और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये सारी किस में होती हैं, जूल और मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो हम कर देंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अपॉन में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट की तो वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू अगर रखेंगे तो 3 इंटू 10⁸। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट से आंसर लिखता हूँ। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे आंसर आता है 7.58 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे फोटोन गिर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो किसी भी सोर्स की पावर अगर 25 वॉट है और उसमें इतने वेवलेंथ की लाइट गिराई जाए तो उसमें से 7.58 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने फोटोन गिरेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर आपको इंटेंसिटी दी होती तो इंटेंसिटी में आप कैसे नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने प्रूव करवाया था, I/T0 लैम्डा अपॉन में SC। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो T0 क्या था, टाइम था। पर सेकंड की बात करता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती है अगर इंटेंसिटी दी होती। लेकिन अपन को पावर दी थी तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, समझ में आया ना? जल्दी नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाक से, बहुत तेज़ी में आपको क्वेश्चन लिखना है और बहुत ही तेज़ी से आंसर भी देना है। लिखिए, अ इलेक्ट्रॉन is moving with a speed of 0.5 into 10 to the power 3 meter per second of 0.5 into 10 to the power 3 meter per second. Find the de Broglie wavelength associated with it. Find the de Broglie wavelength associated with it. आपसे बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको मूव कराया जाता है कितने स्पीड से, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जिसको मूव कराया जाता है। ठीक है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/√2mQE, यही तो होता है, 2mQ इंटू वी। ये क्या होता है जब आपको पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, लेकिन हमको पोटेंशियल नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, इसकी स्पीड। तो हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/m इंटू वी। हम लोग यहाँ पे मास किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसकी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की, जो हमको गिवन है। अब यहाँ से अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 अपॉन, यहाँ पे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये आपको याद होना चाहिए। एंड इंटू में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आपका आता है 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर। ये आ जाती है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये मैंने डायरेक्ट से आंसर लिखा है, कितना आता है 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और ये आता है मीटर में। अगर बोल देता है इसको एंगस्ट्रॉम में लिखिए, तो एंगस्ट्रॉम में लिखना आपको आता है। कैसे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू
10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आप क्या रख देंगे, मीटर की जगह पर 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 1.46 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना, 4। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ इंटू 10⁻4। अब जब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 14600 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाती है आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, बात समझ में आती है, नोट करिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए और अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल इज, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The work function of caesium metal is 2.14 electron volt when light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, when light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface, photoelectric emission of electron occurs, photo emission of electron occurs, what is the ए पार्ट आपको दिया हुआ है। ए पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड, ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये आपको फाइंड करना है। एंड सेकंड आपको फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जानते हैं V0 होता है। ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जो किसी मेटल सरफेस पे अप्लाई करने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है और वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। देखिए सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। देखिए ठीक है, तो अच्छी लग रही है वीडियो को तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पीछे की वीडियो सारी देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट आपसे बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, आपसे बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से भागेगा, उसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। जल्दी से करिए आप लोग क्वेश्चन, 5 मिनट का समय है, 3 पार्ट हैं, 5 मिनट का समय है, जल्दी से करेंगे फिर अगला क्वेश्चन। जो कर रहा है उसके लिए बढ़िया, जो नहीं कर रहा है वो बोर्ड पे देखे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, दिया क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है अपन को, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। एंड सेकंड क्या गिवन है आपको, वर्क फंक्शन फाई कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो गिवन है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आप लोग आइंस्टीन की एक इक्वेशन जानते हैं कि आइंस्टीन ने क्या बोला था, जब कोई ई एनर्जी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो वो 2 पार्ट में न्यूट्रलाइज्ड होती है। एक तो जाता है उसका वर्क फंक्शन h0 में, ठीक है, और दूसरा क्या जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। ठीक, अपन को फाइंड करना है यही काइनेटिक एनर्जी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h0। ठीक है, और यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो ये हो जाएगी h0 माइनस का h0। वर्क फंक्शन अपन को दिया हुआ है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी की अपन बात करें तो एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू होता है। यहाँ पे न्यू अपन को दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे H इंटू न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का
सॉरी 6 × 10⁻14 माइनस का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना 2.14 इंटू 1.6 × 10⁻−19 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे h की वैल्यू रख के 6.63 × 10⁻34, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? जूल में आएगी। तो अपन को ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है 0.54 × 10⁻⁻19 और ये आती है अपन की जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.6 × 10⁻−19 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और ये एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आता है आंसर? आपको कैलकुलेशन भाई साहब जरूर करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि मैंने डायरेक्ट छाप दिया है यहाँ पे तो आप भी छाप लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी है, मजबूत करनी है, तो भाई साहब कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, ज़रूर इसको डिवाइड करके देखिएगा। अदरवाइज़ पेपर में आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आते हुए भी आपको पूरे नंबर ना मिले तो अच्छा लगता है भाई साहब? अगर आपको वो क्वेश्चन आता है और आप छोड़ के आए तो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वो बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंच पाता। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो बराबर होती है EV0 के, जहाँ V0 क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन को निकालनी है V0 की वैल्यू। क्या मैं ये क्वेश्चन नोट रफ कर सकता हूँ? ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे अपन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता चल गई है, अभी अपन ने निकाल ली 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये EV0 के बराबर। अब अगर अपन को स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू का पता करनी है तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E से E कैंसिल हो गया, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो 0.34 वोल्ट आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखिए कितना सिंपल सा है, बस आपको केवल और केवल फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद होना चाहिए जो हमने बताया है, आइंस्टीन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम स्पीड आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हम लोग लिखें तो वो लिख सकते हैं 12 mv²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो यहाँ पे मास किसका रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है? मास अपन रखेंगे kg में, तो जो एनर्जी अपन रखेंगे वो किस में रखेंगे? जूल में रखेंगे। और जूल में एनर्जी क्या देखी थी? 0.54 × 10⁻⁻19 इक्वल टू में 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जो एनर्जी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से अगर वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0.54 × 10⁻⁻19 अपॉन में 9.1 × 10⁻⁻31। अब जब वी मैक्स निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2 × 0.54 × 10⁻⁻19 अपॉन में 9.1 × 10⁻31। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव बन गया ना? कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनेगा, बस आपके पहले क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका रूट कर दीजिएगा। तो जो डायरेक्ट आंसर आता है इसका वो आता है यहाँ से 345.8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं यहाँ से। ये आ गई हमारी वी मैक्स की वैल्यू, यानी इतनी मैक्सिमम स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए नोट करिए इसको, पार्ट को, फिर करते हैं आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाक से। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electron and proton, associated with electron and proton moving with same velocity, moving with same velocity. The mass of proton is, the mass of proton is 1840 time, 1840 times the mass of electron, the mass of इलेक्ट्रॉन। आपसे क्या बोल रहा है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है हाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके मास में क्या है, केवल इनके मास में डिफरेंस है। जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, हाँ सही है ना, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, हाँ जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 18, ठीक है, 1840 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 1840 टाइम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ऐसा अपन बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें कि अगर अपन मान ले लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या मान लें m, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्या आ जाएगा 1840 m, यही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपसे बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/P, यही होता है ना, या फिर अगर मैटर वेव की बात करें तो H/mv हो जाता है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। ये हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें। अगर प्रोटॉन के लिए लिखें तो लैम्डा p इज इक्वल टू H/में मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। अब इस केस में, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो आपको रेशियो बताना है लैम्डा ई इज टू लैम्डा पी का। तो हम क्या बोलेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेंगे इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर देंगे दोनों को, फर्स्ट अपॉन में सेकंड जब अपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू H/में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन H/में मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से देखेंगे ये से ये कैंसिल हो गया, वेलोसिटी भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों आपस में सेम है। तो जो रिलेशन निकल के आया लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन का मास m माना है तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1840 टाइम्स m, ठीक है, अपॉन में m से m कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का वो आता है 1840:1, ठीक है, ये अपन का सीधा सीधा सा आंसर। अगर बोल देता काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगी, यहीं पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन बोल दूं कि इसका मास इसके इतने टाइम्स है, तो मैं बोल दूं अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की, तो आप बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी सेम है, हमने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½mv² होती है। तो अगर जिसकी वेलोसिटी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है m के, यानी जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का, तो हम बोलेंगे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जब अपन ने पढ़ाया था मैटर वेव, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे एंड ये क्वेश्चन नोट करेंगे फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। जल्दी से लिखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, लिखिए कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड बी पर लिखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
accelerated through a potential difference 56 वोल्ट, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम बताना है और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। अगर उसको 56 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कराया जाता है, एक्सेलरेट कराया जाता है। तो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, √150 अपॉन में v। ठीक है, यहाँ पे v क्या होता है, पोटेंशियल, या इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन ने देखा है 12.27 अपॉन में √v, और ये किस में आती थी, एंगस्ट्रॉम में आती थी। ठीक है, अगर नॉर्मल जनरल, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा, ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट से आंसर। या फिर आपके पास अगर टाइम है और आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, जनरल फॉर्मूला याद है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H/P। यहाँ से आप क्या रख सकते हैं, आपको पता है कि अगर पोटेंशियल गिवन हो तो यहाँ पे 2m/QE रख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा, मास रख दीजिएगा, पोटेंशियल आपको गिवन होगा, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो कोई बात नहीं है, अच्छे से और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, क्या हमको फाइंड करना है यहाँ पर, हाँ, मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो √150 अपॉन में वोल्टेज कितना दिया है, 56, सॉल्व करेंगे, आंसर लेंगे आराम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहला पार्ट सॉल्व करिए जल्दी से, 2 सेकंड का समय है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो बताइए स्टूडेंट जल्दी से क्या आंसर आया इसका। इसका आंसर आएगा 1.64 × 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये आ जाती है आपकी वेवलेंथ। अब आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लैम्डा H/P रखेंगे, P H/λ रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ। आंसर इसका आ रहा है 4.04 × 10⁻⁻24। कितना आ रहा है, 4.04 × 10⁻⁻24 kg/s। ये आ रही है आपकी मोमेंटम की वैल्यू। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। तो ये हो गया आपका मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, तो जल्दी से इसको करिएगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व, हमने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, कॉन्सेप्ट हमको बताना है, क्वेश्चन हमको समझाना है। बात समझ में आती है, मिल के करेंगे भाई साहब, मिल के करेंगे तभी तो कर पाएंगे। अकेले आप थोड़ी ना कर पाएंगे, ना अकेले मैं सिखा पाऊँगा आपको। आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा, तभी तो काम हो पाएगा आगे। ठीक है, चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। हमने देख लिया सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में जितने भी हों, NCERT बुक में हो या फिर किसी भी बुक में, ठीक है, जो आपके पास हो, उस बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो आप लोग लगाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।